नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं एक नए साहित्यकार के साथ उसकी एक नई साहित्यिक रचना लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। और आज हम लेकर के आए हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे आखिरी रचना, या यूं कह सकते हैं सबसे आखिरी उपन्यास, जिसका नाम है गोदान। गोदान प्रेमचंद्र का सबसे आखिरी उपन्यास था जो 1936 में आया था। और गोदान सबसे ज्यादा फेमस यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कृति भी है। गोदान चूंकि यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि क्यों गोदान इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्यों गोदान में भारतीय ग्रामीण परिवेश की हर वो चीज जो उस समय परिलक्षित होती थी आज भी दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत हम जब मुंशी प्रेमचंद से करते हैं तो इसी बात से शुरुआत होती है कि मुंशी प्रेमचंद का नाम मुंशी प्रेमचंद था ही नहीं, वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उनका नाम था धनपत राय। और धनपत राय जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में हुआ था। बनारस में के लहमी गांव में हुआ था। और बनारस जो कि उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इनके घर का नाम, या कहा जाए कि इनके पिताजी बहुत खुश होकर इन्हें नवाब राय कहकर बुलाते थे। और शुरुआत में इन्होंने जिस भाषा से लिखना शुरू किया प्रेमचंद ने, वो भाषा उर्दू थी, या यूं कहें तो अरबी थी। और इनके पिताजी का नाम जो था वो अजायब राय था। और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। लेकिन मात्र 7 वर्ष के जब प्रेमचंद थे तभी इनकी माता का देहांत हो जाता है और इनके पिताजी दूसरा विवाह कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि प्रेमचंद की मृत्यु, तो 56 वर्ष की उम्र में 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। और 16 वर्ष की उम्र जब मुंशी प्रेमचंद जी की थी तो उस समय इनकी पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। 15 वर्ष की आ, कम उम्र में ही, अब इनके पिताजी जब जीवित रहते हैं तो 15 वर्ष के जब ये रहते हैं उसी समय इनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन उस शादी से ये खुश नहीं रहते हैं। इसलिए किसी दिन झगड़ा होता है, इनके पति मायके चली जाती है पत्नी, और फिर उसके बाद ये कभी अपनी पत्नी को नहीं बुलाते हैं। ये एक बाद में एक विधवा से विवाह करते हैं जिनका नाम शिवरानी देवी है। और उनसे विवाह इनका 1906 के लगभग होता है और उनसे काफी अच्छी इनकी निभती है। या यूं कहा जाए कि शिवरानी देवी भी पढ़ी लिखी महिला थी और शिवरानी देवी स्वयं बहुत अच्छा लिखती थी। और इसलिए दोनों का काफी अच्छा संबंध काफी समय तक चला, यानी यूं कहा जाए कि मृत्यु के समय तक चला। शिवरानी देवी के एक पुत्र था श्रीपत राय और अमृत राय, और बेटियां थी कमला। चलिए आगे बात करते हैं अगर प्रेमचंद के बारे में, तो प्रेमचंद 1942 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मजदूर। उस फिल्म में भी मुंशी प्रेमचंद ने कार्य किया था। कुछ समय के लिए ये मुंबई चले गए थे और इन्हीं की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी जिस पर फिल्म बनी थी 1942 में। चूंकि वो मजदूरों पर फिल्म थी और उद्योगपतियों को उससे घाटा हो सकता था, इसलिए लगभग पूरे भारत में वो फिल्म बैन हो गई। पहले शुरुआती दिल्ली और लाहौर में वो बैन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में इनकी वो फिल्म बैन हो गई और फिर इनको मुंबई भाया नहीं। और इन्हें जीवन की असली सच्चाई पता चली। ये मुंबई छोड़ करके, माया नगरी छोड़ करके वापस चले आए। अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना साहित्यिक सफर जो था वो उर्दू से शुरू किया। और प्रेमचंद जी का आखिरी उपन्यास, जैसा कि हमने बताया कि गोदान था। अपने जीवन में प्रेमचंद जी ने कुल 15 उपन्यास लिखे और गोदान उसमें सबसे आखिरी उपन्यास था जो 1936 में आया था। प्रेमचंद जी का अगर साहित्यिक जीवन की बात करें तो लगभग 35 वर्ष का लंबा साहित्यिक जीवन था। प्रेमचंद जी गांधी जी से काफी प्रभावित थे और इनकी मैथ प्रेमचंद की काफी कमजोर थी। असहयोग आंदोलन में प्रेमचंद जब जुड़े तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी।
अलग अलग शहरों में इन्होंने नौकरी भी की थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी इन्होंने नौकरी की थी। अगर उन्होंने हम बात करें कि किस पद पर थे, तो स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर प्रेमचंद रहे जब इन्होंने जॉब छोड़ी थी। प्रेमचंद की पहली रचना जो थी वो एक हास्य नाटक था, जो 14 साल में इन्होंने लिखा था। यानी 14 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार जो रचना लिखी वो एक हास्य नाटक था। अगर बात करें कि लिखने का या फिर पढ़ने का इनको कैसे इन्होंने शुरू किया, तो जब इनकी माँ मर गई तो सौतेली माँ का व्यवहार जो था काफ़ी अच्छा नहीं था इनके प्रति। तो इनका लगाव लोगों से हटने लगा और इनका लगाव किताबों से, इनकी रुचियाँ बढ़ने लगी और धीरे-धीरे ये किताबों में रमते ही चले गए। प्रेमचंद की दूसरी रचना भी एक नाटक ही थी जो प्रकाशित नहीं हुई। यानी कि पहली रचना भी एक नाटक थी, दूसरी रचना भी एक नाटक थी। पहला एक हास्य नाटक था कहा जा सकता है। प्रेमचंद की पहली रचना जो प्रकाशित हुई वह इसरार ए मुआबित थी। यानी कि उर्दू की एक रचना थी। पहली रचना जो प्रकाशित हुई थी उसका नाम था इसरार ए मुआबित, जो एक उपन्यास थी जो 1903-1904 के लगभग प्रकाशित हुई थी। आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने मंगल सूत्र लिखना शुरू किया जो अपूर्ण रह गया, जिसे बाद में हिंदी में प्रकाशित किया गया था। उपन्यास के अलावा प्रेमचंद कहानियों के 11 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यानी कि आज भी अगर आप प्रेमचंद की जब संग्रहों के बारे में, कहानियों के बारे में देखेंगे तो 11 कहानी संग्रह अलग अलग वैल्यूम में प्रेमचंद के प्रकाशित हैं। और प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी का पितामह के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की। प्रेमचंद ने अपनी ज्यादातर कहानियां 1907 से 1936 के बीच में लिखी। प्रेमचंद की पहली कहानी की बात करें तो 1907 में लिखी गई, जिसका नाम दुनिया का सबसे अनमोल रतन था। उसका नाम सोजे वतन प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था, जिसमें 5 कहानियां हैं। सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त कर ली गई क्योंकि वो काफी ज्यादा राष्ट्रभक्ति से प्रेरित था और अंग्रेजों को लगा कि ये देश में राष्ट्रवाद ला सकता है, इसलिए उनकी प्रतियों को जब्त कर लिया गया और उन्होंने उसके बाद अपना नाम बदल के लिखना शुरू कर दिया। प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद ने हमने जैसा बताया कि 15 उपन्यास लिखे हैं। अपने पिता के चौथे संतान थे प्रेमचंद। सोजे वतन जब जब्त की गई थी उस समय इसकी बहुत सारी प्रतियां अंग्रेजों ने जला दी थी। अगर हम बात करें प्रेमचंद के बारे में और, तो अभी वर्तमान समय में प्रेमचंद की एक पोती हैं, सारा उनका नाम है, और वो एक बेहतरीन ट्रांसलेटर हैं, बेहतरीन लेखिका भी हैं, जो बहुत बेहतरीन लिखती हैं। आप उनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। अगर प्रेमचंद की और हम बात करें तो प्रेमचंद ने 1907 में कहानी लेखन प्रारंभ किया था। प्रेमचंद की शुरू की कहानियां जमाना में छपती थी। और यहाँ हम जिस रचना की बात कर रहे हैं वो है गोदान, जो कि एक उपन्यास है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि उपन्यास होता क्या है? देखिए, प्रेमचंद के ही शब्दों में अगर उपन्यास की हम बात करें तो प्रेमचंद एक लाइन में उपन्यास की विशेषताओं को लिखते हैं, क्योंकि उपन्यास के बारे में हमने पीछे वाली वीडियो में भी काफी बातें की थी। तो प्रेमचंद कहते हैं कि जो जीवन से आपको रूबरू कराए, जो जीवन के पास आपको लेके जाए, वो उपन्यास है। बात करें कि भारत का पहला उपन्यास, तो परीक्षा गुरु भारत का पहला उपन्यास सब जानते हैं, लाला श्रीनिवास जी का लिखा हुआ, क्योंकि उससे पहले भी रचनाएं छपी थी लेकिन वो जीवन के निकटतम नहीं थी, इसलिए वो उन्हें उपन्यास का दर्जा नहीं दिया गया। और जो जीवन के जितना ज्यादा बातों को बता दे, जीवन को जितना ज्यादा आपको सिखा दे, वो बेहतरीन उपन्यास माना। तो गोदान जो उपन्यास है इसकी कथा वस्तु क्या है? अब देखिए, गोदान पहले तो इसका नाम, थोड़ा सा हम इस पे नाम पे चर्चा किया जाए कि नाम जो सा गोदान, हिंदू धर्म में एक रीति माना जाता है कि अगर आपको वैतरणी पार करनी है तो आपको गौ का दान करना पड़ता है। मृत्यु से पहले जब आपको लगे कि नहीं मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु से पहले गौ का दान करना किसी ब्राह्मण को, वही गौदान कहा जाता है। क्यों किया जाता है? तो कहा जाता है कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को एक नदी पार करनी होती है जिसका नाम वैतरणी, और उस नदी को पार करने के लिए
वो जो गौ होती है वो सहायक होती है। वही उसी का पूंछ पकड़ के वो आदमी वो नदी को पार करता है। अगर वो गौ का दान नहीं किया है तो वो उस नदी को पार नहीं कर पाता है। इसलिए गौदान आवश्यक है। अगर हम इसकी अब कथा वस्तु के बारे में बात करें, अब तो क्या उस गौदान के इर्द गिर्द ही ये उपन्यास घूमता है? तो ऐसा नहीं है। इस गोदान शब्द का जिक्र अंतिम समय में आता है, जब धनिया की पूरे जीवन भर की कमाई 20 आना, पूरे जीवन भर की कमाई 20 आना वो अपने पति होरी की मृत्यु के समय उसके हाथ पर रख करके ब्राह्मण को गौदान करा। वो अंतिम समय में ही आता है। लेकिन जब हम शुरू से गौदान को शुरू करते हैं और अंत तक जब चलते हैं, उस समय तक हमारे अश्रु धाराएं रुकती नहीं है। जब वो क्षण अगर है, जब गौदान हो रहा है, तो वो रुक नहीं है। तो कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। एक गांव है जिसका नाम है बेल्लारी। बेल्लारी में एक घर की बात हो रही है। वैसे तो पूरे गांव, पूरे समाज की बात है, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं वो है होरी। एक किसान है जिसने कि अपने भाइयों को बचपन से पिता की मृत्यु के बाद पाला पोसा और बड़ा किया है। लेकिन भाई जब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो भाई अपने भाई से अलग हो गए। होरी से उसके भाई अलग हो गए हैं। होरी का एक पुत्र है जिसका नाम गोबर है। अब आप मतलब ग्रामीण अंचलों में आज भी जो लड़कों के नाम है वो घुरहू, निरहू, कतवारू, बनवारू, गोबर ऐसा रख दिया जाता है आज भी। कारण इसका सिर्फ इतना है कि बच्चा जीवित रह जाए, वो बच्चे की लंबी उम्र के लिए। उनका मानना है कि अगर बच्चे का नाम ऐसा रखा जाता है तो बच्चा लंबी उम्र तक जी जाता है, तो उसके जीवित रहने के लिए उसका नाम रखा जाता है। तो होरी है, होरी का पुत्र है गोबर, और होरी की 2 लड़कियां हैं। एक बड़ी लड़की है सोना, एक छोटी लड़की है रूपा। उसे आप चांदी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका नाम रूपा है। होरी की पत्नी है जिसका नाम धनिया है, जिसे वो धनिया के नाम से संबोधित करता है। उसका वास्तविक नाम उन्होंने इसमें नहीं दिया है, तो धनिया है। और होरी का एक तरह से कह सकते हैं कि पहले मित्र और बाद में कुछ और रिश्ता जो बनता है वो भोला है। ठीक, तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि बड़ा खुशनुमा सा एक परिवार है होरी का। कारण क्योंकि होरी बहुत मेहनती है, अपने खेतों में बेहतरीन काम करता है अपने बेटे के साथ। और उसके बाद उसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। उनके साथ वो उन्हें उनकी सेवा करना, घर की देख रेख करना, पूरे खलिहान को देखना, और काफी अच्छी पैदावार उगाता है। और इसकी वजह से उसके गांव में उसकी साख है। ठीक, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि होरी जो है वो हर दिन, या हर ना दिन तो हर 2 दिन पे अपने जमींदार के यहाँ अपनी हाजिरी भी लगा के आ जाता है। भले कोई काम हो चाहे ना हो, जाके जमींदार के हाजिरी लगाता है। इसलिए जमींदार उसको जानते हैं, और जमींदार के यहाँ जाने पर जमींदार उससे पानी पीने के लिए कहते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जमींदार आपको नाम से जाने, नाम से बुलवाएं, और जा करके वहां पर आपसे कहें कि पानी पिलाओ होरी को, तो ये गर्व की बात है। तो होरी की काफी अच्छी साख चल रही है। अब लेकिन होरी की एक टीस है। किस बात की टीस है होरी के मन में? कि उसने अपनी पत्नी धनिया से को वचन दिया था शादी के समय कि मैं तुमको गाय ला,
अब गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि होरी का परिवार इतना भी संपन्न नहीं है कि वो गाय खरीदेगा। गाय नहीं खरीद सकता है, क्योंकि गाय खरीदना यानी उसको खिलाना पिलाना, और उसकी खरीद कम से कम 80 रुपए की गाय पड़ती है, और 80 रुपए होरी कहाँ से पाएगा? होरी हाँ ठीक है, संपन्न है, लेकिन कर्ज में है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक जाल, जो एक समय में हमारे यहाँ साहूकारों का जाल था, होरी खुद कहता है कि ये साहूकारों का जो सूद है ना, ये कुत्ते के पट्टे जैसा है, जो कभी निकलता ही नहीं। एक बार गले में आ गया तो फिर निकलता ही नहीं। तो वो गाय नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके मन में टीस है कि मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया था और गाय नहीं खरीद। तो अभी एक दिन वो जा रहा है मिलने के लिए जमींदार साहब से, अपने सारे काम धाम करके। अब वो जब जमींदार से मिलने जाता है तो उसकी पत्नी भी नाराज होती है कि क्यों जा रहे हो जमींदार से मिलने, क्या जरूरत है बिना काम के काम। तो वो कहता देखो, तुम अपनी दुनिया चलाओ, मैं अपनी दुनिया चला रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया में मैं बोलता हूँ तो तुम भी मेरी दुनिया में ना बोलो। उसका बेटा भी नाराज होता है, कहता है कि बड़े लोगों की चाटुकारिता करने से क्या फायदा, गोबर। लेकिन फिर भी वो जाता है। रास्ते में उसे भोला मिलता है। भोला गाय लेकर के आ रहा है, खरीद करके। अब गाय देख करके होरी का एकदम मन मचल गया कि कहां से गाय ली। तो ऐसे ही बात होने लगती है भोला और होरी की। तो भोला कहता है कि भाई गाय तो मैंने खरीद ली, जितनी जमा पूंजी थी उससे गाय खरीद ली, लेकिन भूसा तो मेरे पास नहीं है गाय को खिलाने के लिए। तो होरी कहता है अरे मुझसे ले लिए होते भूसा, मैंने तो अभी 20 रुपए का भूसा बेचा है। कहता है कि अब किससे किससे अपना दुखड़ा रोते हुए चलो। कहता है कोई बात नहीं, मुझसे भूसा ले लेना। और ऐसे ही बात चलती चलती रहती है। तब तक बात आती है कि आ, भोला भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? कि शादी, अब इस उम्र में कौन शादी करेगा? तो होरी कहता है कि अरे मेरे ससुराल में एक पत्नी, एक महिला है जो शादी कर सकती है। अब जब भोला के मन में शादी का बात आती है तो भोला होरी को गाय देने के लिए तैयार। अब भोला चाहता है कि मेरी गाय ले ले और मेरी शादी करवा दे। तो कहता है भाई साहब तुम गाय लेके जाओ। होरी से कहता है तुम गाय ले लो, बस ये बात याद रखना। तो कहता है नहीं, अब मैं भूसा दे करके तुमसे गाय ले लूं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तो धीरे धीरे भोला चला जाता है, होरी जमींदार के यहाँ चले जाते हैं, अपनी रोज की हाजिरी लगवा के वापस आ जाते हैं। और जब वापस आके अपनी पत्नी धनिया से बात करते हैं रात में, तो वही बात निकलती है कि आज भोला मिला था और बोल रहा था कि गाय ले लो। तो धनिया कहती है अरे वो देगा नहीं। कहे नहीं, उसने तो पगहा पकड़ा दिया था, लेकिन मैं लिया नहीं कि अब क्या कह के ले लूं। मेरे पास कुछ नगदी भी तो नहीं है कि कुछ ही नगदी दे देता और कहता बाकी मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। कुछ भी नहीं था। तो इस बात से बहुत दुखी होता है कोई। लेकिन अगले ही दिन भोला घर आ जाता है, कहता है भैया तुमने कहा था भूसा के लिए, भूसा दे दो, लेकिन मैं एक मन नहीं लूंगा, मैं 2 मन भूसा। अब जब 2 मन की बात आती है तो गोबर नाराज हो जाता है कि अपने ही जानवरों को खाने के लिए भूसा नहीं है, इनको 2 मन कहाँ से देंगे। तो जाके धनिया से कहता है क्या करे। होरी पूछता है धनिया से क्या करे। तो धनिया कहती है 2 मन ना दो, 3 मन दे दो, हो सकता है लगे हाथ गाय की बात बन जाए। तो 3 मन दिया जाता है भूसा। 1 मन होरी अपने सर पे लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं भोला के यहाँ। एक भोला लेके जाते हैं और एक गोबर लेके जाते हैं। तीनों लोग भूसा लाद लाद के भोला के यहाँ पहुंचते हैं। भोला की एक लड़की है, भोला की एक लड़की है जो कि विधवा है। ठीक। तो कहीं न कहीं गोबर का उनसे लगाव होने लगता है। और इधर भोला कह देते हैं कि भैया कल आओ सवेरे सवेरे जल्दी और गाय लेकर।
जाओ। अब कुछ कहिए चाहे ना कहे, जीवन का जो उद्देश्य था होरी का, ऐसा लगा कि वो पूरा हो गया। उसने जो कुछ सोचा था जीवन में, वो गाय से ऊपर नहीं सोचा था। और गाय मिलेगी कल, जब ये खुशी उसे मिली तो वो फूले नहीं समा रहा। वो उसका लड़का गोबर जब वो घर आता है, अपनी पत्नी को बताता है, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, दोनों लड़कियां सब इतने खुश हैं, ऐसा जैसे कि आज के आपका कोई बहुत बड़ा काम है। सब बहुत खुश हैं। सुबह अभी हुआ नहीं कि 3 बजे गोबर तैयार होके सुबह सुबह आ जा रहे हैं, कह रहे हैं बापू मैं जा रहा हूं गैया लाने। खूब अच्छे से गोबर की विदाई होती है और सब लोग घर पे तैयार। आज कोई खेत नहीं गया, सब लोग घर पे तैयार होके बस बैठे हैं कि आज तो गैया आएगी। दोपहर हो जाता है, अब मन में शंकाएं आने लगती है। होरी कहता है अब तो लग रहा है गैया। तो फिर कहता है नहीं नहीं, आएगी आएगी। हो सकता है बहुत खिलाता पिलाता है बोला, तो पहले खिलाया पिलाया होगा, कह रहा हो कि आराम करो और शाम में लेकर के जाना। तो धनिया कहती है नहीं नहीं, उसकी छोकरिया है ना जो झुनिया, उस झुनिया से बात कर रहा। अब इसी में द्वंद मन में चल रहा है कि क्या होगा, गैया आएगी कि नहीं, गैया आएगी कि नहीं। और तभी पता चलता है कि गैया, और गैया के दर्शन के लिए गांव भर आज जुटा है, भीड़ लगी है गैया के साथ साथ। गैया तो आ रही है, गैया के साथ साथ पूरी भीड़ आ रही है, पूरा गांव आ रहा है गैया को देखने के लिए। भैया गैया 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 आई है, गैया आई है, गैया आई है। और गैया के आते ही खूंटा गड़ा गया। अब धनिया को समझी में नहीं आया क्या करे। धनिया कह रही है अपनी बेटी से कि अरे जा धागा लेके आ, खरीद के गैया को बांध। फिर कह रही है कि अरे गुड़ और आटा लगा के गैया को दिखाने के लिए। एकदम कह रही है अरे खूंटा गाड़ो गैया के लिए, अरे झोपड़ी में से बैलों को निकालो, गैया को बांधो। बड़ा दर्द हो रहा है उसे, उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, ना होली के, ना धनिया के, ना गोबर के, ना उनकी दोनों लड़कियों के। सब बहुत खुश है गैया से। गैया को बांध दिया जाता है, उसे को देखते हैं, उसी को सहलाते हैं। उसकी जो लड़की है रूपा बड़ी प्रसन्न है, कहती है बापू गैया का पूरा गोबर मेरा है। बापू कहता हाँ हाँ पूरा गोबर तेरा है। तो कहता कि गैया का पूरा गोबर को पाथूंगी भी मैं। तो कहता ठीक है, पूरा गोबर पाथना, पाथना माने कि उपले बनाना, गोबर के उपले बनाना, पाथूंगी भी मैं। तो ठीक है पूरा पाथना तुम। कि और गैया भी मेरी है, गैया का पूरा दूध भी मेरा है। तो इस बात पे लड़ाई भी होती है सोना से और रूपा से। कहती नहीं गैया मेरी, कहता नहीं गैया मेरी, कहता नहीं गैया गोबर मेरा, मतलब गैया। अब बार बार लोग आ रहे हैं, गांव के बड़े माननिंद माननिंद लोग आ रहे हैं, गैया को देख रहे हैं, गैया को देख के जा रहे हैं। जिसमें गांव के सबसे बड़े लोग पंडित जी भी आए। पंडित जी देखे गैया को, कहे कि 5 सेर दूध तो देगी, बचा के रखना गांव वालों से। लेकिन सबके मन में जो एक टीस है वो ये कि होरी महतो जो कि एक नीच जात का है, उसके घर में गैया आई कैसे। ये टीस सबके मन में, और ये टीस कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर की है, और ये टीस निकल नहीं पा रही किसी। अब गांव भर तो गैया आ गए, देख लिए, लेकिन खुद के भाई देखने नहीं आए गैया। तो बड़े भाई का प्रेम जागा। बड़ा भाई ने अपने, होरी ने अपनी बेटी को भेजा कि जा बुला ला अपने चाचा लोगों को, कहते कि गैया देख ले। गए, बेटी जा रही है उसकी, तब तक उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया, कहा कि नहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो। अरे क्या गांव भर के आदमियों को हम बुलाने गए थे कि चलो मेरी गैया देख लो, वो तो अपने से आए ना। गैया के दूध को लेकर बड़ा क्रेज है, बहुत खुशी है कि दूध पिएगा, गोबर दूध पिएगा, धनिया दूध पिएगी, ये दूध पिएगा, वो दूध पिएगा, सब मिलके खूब दूध पिएंगे, सब बहुत खुश है। अब भाइयों के मन में लेकिन जलन,
जो दोनों छोटे भाई हैं, जिनको पाल पोस के होरी ने ही क्या किया है, बड़ा किया है, उनके मन में जलन है और वो कह रहे हैं कि जब बंटवारा हुआ था, मोती कहता है, हीरा कहता है कि जब बंटवारा हुआ था तो भैया ने पैसा दबा दिया, और वो देखो वो पैसा आज निकल रहा है, नहीं तो हमारे घर पे तो खाने के लिए नहीं आ रहा है, इनके घर गैया कहाँ से आ रही है। और ये बात सुन लेता है होरी। होरी बुलाने गया था, तभी सुन लेता है। अब होरी बहुत ही दुखी हो जा रहा है। तब तक अगले दिन सूचना मिलती है, जमींदार साहब आते हैं गांव में, और जमींदार साहब आके गांव में घोषणा करते हैं कि भाई गांधी जी ने हमसे कुछ पैसा मांगा है और हमें वो पैसा देना है, और इसके लिए आप लोगों को लगान, आप खेत बोइए चाहे नहीं बोइए, हमें लगान चाहिए। अब प्रेमचंद इस बात को जो कहानी में लाए हैं ना, कि मतलब देश की आजादी में जमींदारों ने सहयोग किया, लेकिन उनका सहयोग किस प्रकार से किसानों पर भारी पड़ा, ये बात गजब यहाँ पर। सब लोग मानते हैं किसी न किसी तरह 10 दिन का समय दिया जाता है किसानों को कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी बेचिए, लेकिन पैसे ला करके दीजिए। अब उसी पैसे की बातचीत करने के लिए होरी अपने छोटे भाई के घर जाता है और बात कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि चलिए, फिर पता करके जब आ रहा होता है, फिर दूसरे भाई के घर जाता है तो उसका भाई नहीं मिलता। तो फिर जब अपने घर आता है तो देखा है कि उसका भाई उसके गैया के पास खड़ा। अब अरे भाई, तुम्ही को हम खोज रहे थे, तुम कहाँ हो? कहा कि हाँ हाँ भैया, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं है, अभी दिमाग खराब है, अभी मुझसे बात ना करो, अभी हम जा रहे हैं। और चला, और ज्यों वो जाता है गैया, वैद्य जी के यहाँ जाते हैं, लेकिन वैद्य जी आते हैं तो कहते हैं कि गैया तो उसके भाई ने उसे जहर दे दिया। अब तो गैया, इतना परिवार शोकाकुल हो जाता है कि वो गैया जिसकी इतनी खुशी थी, लोगों पे इतनी जलन थी, ये बातें, और गैया क्या हो गई। और अब लगान का पैसा चुकाना है, उसके लिए ये जमींदार के पास गए थे, नहीं एक ठाकुर साहब हैं उनके पास गए। ठाकुर साहब ने कहा ठीक है, पैसा ले लो हमसे एकदम, लेकिन अपनी गैया क्या करो, दे दो हमको, हमसे जो बनता है ले लो हमसे। अब देखिए, गैया लाई गई उधार। हाँ, गैया लाई गई उधार। गांव वालों की नजर नहीं बहुत अमीर, गाय खरीद के लाए, 80 रुपया से कम को तो लिया होगे नहीं, क्योंकि भोला तो उधार देने वाला है नहीं, वो तो पैसा लिया होगा। और वो गैया को इनको बेचना है, कारण क्योंकि लगान चुकाना है। तो उधार की लाई हुई गैया का को बेचना भी अभी नहीं समझ रहे हैं, तब तक उसी रात गैया मर जाए। चलिए, गैया मर गई। अब विपत्ति एकदम सर पे मंडरा रही है। तब तक पता चलता है कि इनका लड़का हर रात कीर्तन में जाता था। तो होरी खेत पे सोता है, एक लड़की आ गई झुनिया रात में धनिया के पास। धनिया भागती हुई होरी के पास आई, कहा घर चलो, कुछ हुआ। होरी जब आया तो देखा तो झुनिया है। झुनिया बोली कि बाबूजी मुझे अपने घर में शरण दे दीजिए। कहा कि बात क्या? कहा कि मेरे पेट में 4 महीने का गोबर का बच्चा है। और ये कह के वो कस के पैर पकड़ लिया। होरी खेत से ये कह के आते हैं धनिया से कि चलो अभी चलते हैं, अभी निकाल देते हैं उसको। कैसे मजाल की वो घर में आ गई।
लेकिन ज्यों वो रोती है, होरी एकदम लाचार हो जाते हैं और धनिया कहती है चल घर में चल, जो होगा हम झेल लेंगे, हम देख लेंगे। और इधर गोबर भाग जाता है, समाज के डर से, समाज के तानों के डर से, अपनी जिम्मेदारियों के डर से घबरा करके गोबर भाग जाता है। अब उस समय को फिर से संभालना किसको पड़ेगा? होरी को। अब अभी तो लगाम देनी थी, बैल मरा था, हाँ सॉरी गाय मरी थी, और एक समस्या और आ गई। अब धनिया आ रही है। अब बस बात से किस प्रकार से बातें बनती हैं, तो धनिया आ रही है, तब तक पंडित जी मजा ले रहे हैं धनिया का। मजा लेते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो बड़ा बुरा निकला, भाग गया, बहुत बुरा है, कपूत है। तो कहोगे हाँ पंडित जी कपूत तो है, लेकिन आपके बेटे से तो बढ़िया ही है, आपका भी बेटा तो रखा ही है। उदाहरण बताती है, और पंडित जी का मुंह बन जाता है। पंडित जी, लेकिन पंडित जी का मुंह तो बनता है, लेकिन पंडित जी के दिमाग में अब दूसरा खुरापात चला गया कि इनको सबक सिखाना है, बहुत बोल रहे। अगले दिन होरी को पंच बुलाते हैं और होरी पर जुर्माना लगाया जाता है 100। अब होरी कहां से 100 रुपया देगा? तो अपने घर को गिरवी रखता है। उसकी फसल बड़ी अच्छी हुई थी, उसे लगा कि चलिए फसल काट के कुछ और घर छुड़ा लेंगे या कुछ और कार्य हो जाएगा। तो जो फसल थी वो पंचों ने कटवा ली। क्यों? क्योंकि भोज करो, तुम तुम्हारे बच्चे की शादी हुई तो भोज करो, और 100 रुपया जुर्माना। तो पूरी फसल साफ, क्योंकि फसल बड़ी अच्छी थी, पूरी फसल साफ हो गई, और इधर ये 100 रुपए का जुर्माना भी, यानी घर। अब जब समस्याएं आती हैं तो एक नहीं आती, कई आती है। गाय मरी, लगान देना था, पंचों ने 100 रुपए का लगा दिया, कर लगा दिया। जो खड़ी फसल थी वो पंचों ने काट काट ली, ले ली पूरी। और उसी समय भोला आ जाते हैं, भोला आते हैं, झुनिया के बाप कहते हैं कि झुनिया को अपने घर से क्या करो, निकाल। धनिया कहती है कि अगर मैं निकाल दूं तो वो कहाँ जाएगी? तो कहती चाहे जहां जाएगी। अब तो धनिया को लड़का भी हो गया, धनिया को अब लड़का भी हो गया, चुनिया, हाँ झुनिया, झुनिया को लड़का भी हो गया। अब झुनिया को लड़का भी हो गया तो धनिया कहेगी नहीं, ये कहीं नहीं है, ये यही रहे। तो भोला बोलते हैं कि ठीक है, रखो फिर इसको अपने यहाँ, तो मेरी गाय का पैसा दो। तो बोलता है कि मेरे पास है 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं, मेरा घर गिरवी है, मेरी गाय पहले ही मर चुकी है, मुझ पर खुद ही बहुत कर्ज है। अब तुम्हें मेरे घर में कुछ भी अगर दिखे तो ले जाओ। तो भोला कहते हैं कि अरे तुम्हारा तो 100-200 रुपया का घाटा हुआ, और मेरी लाखों की इज्जत जो चली गई वो। तो बोलते हैं कि अगर मैं कहूं कि वो बैल मैं खोल के ले जाऊंगा, तो धनिया कहती है ठीक है, तुम्हारी लाखों की इज्जत और कटी हुई नाक अगर जुड़ जाए तो बैल को खोलो और ले जाओ। अब जोश में एकदम भोला जाते हैं, बैल खोलते हैं और ले जाते हैं। बची थी ले दे के इनके पास जमीन, जिससे की खेती बैलों के माध्यम से होती, लेकिन बैल अब चले गए, तो खेती अब नहीं। तब अब ऐसी स्थिति में क्या, तब ये मजदूरी कर,
होरी मजदूर हो जाता है। चलिए भाई मजदूरी करने, लेकिन किसी तरह से जो उसकी पुत्रवधू है उसे पालता है, उसके लड़के को पालता है, और धीरे धीरे चीजें फिर से कहीं ना कहीं ठीक करता है, चल रही है चीज। ऐसे में पता चलता है कि गोबर आ गया। काफी समय हुआ गुजरा है, अब गोबर आ गया। और गोबर तो शहर से बड़ा बड़ा आदमी बन के आया। कैसे भाई? तो पता चला कि ये तो लखनऊ में मिर्जा साहब के यहाँ काम करता है। मिर्जा साहब वैसे पैसे भी देते हैं और चाय की दुकान भी खुलवा दी है। भाई अब गोबर सब क्या कर देगा, सही कर देगा। और गोबर को पकड़ के होरी बहुत रोता है। उसकी दोनों बहनें बहुत खुश, उसकी पत्नी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उसकी माँ का प्यार नहीं खत्म हो रहा है कि ऐसे ही विपदा में बच्चा आ गया। और बच्चा आते ही तीर भी मार दिया। कैसा तीर? तो तुरंत चला जाता है भोला के, कहता है कि हम बैल लेके बहुत समय हो गया है। भोला बहुत दुखी है। भोला कह रहा है हाँ, क्रोध में आदमी कुछ भी कर देता है, तुम्हारा बैल ले जाओ। और कहा कि तो आपके गाय के पैसे? ताकि मैं सोच लूंगा कि अपनी बेटी को दे दिया। और गोबर बैल लेकर आ जाता है, और बैल के आने से सब में फिर से जोश आ जाता है कि अरे भैया आ गया, सही कर लेगा। धनिया कहती मैं ना कहती थी, गोबर होता तो हम पे मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही नहीं। और होरी एकदम मन गदगद है होरी का। पंडित जी आते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि आज काम पे नहीं आए होरी से। तब तक गोबर आता है, कहता है कि पंडित जी काम अब पापा नहीं करेंगे पिताजी। तो कहते हैं कि ठीक है मत करो, मेरा 200 दो, मेरा 200 जो है वो दो। कहा कि 30 रुपया आपने दिया था और 30 रुपया से आपने 200 बना लिया। अगर ब्याज जोड़ भी दे तो आपका 65 रुपया बनता है। चलिए आप 70 ले लीजिए, 200 रुपया किस बात का। और अगर 200 रुपया लेना है तो चलिए फिर कचहरी, वहीं लीजिएगा 200 अपना। पंडित जी तमतमाए एकदम, वहां से निकल गए और आकर फिर से सबक सिखाने वाली बात होने लगी। उच्च वर्गों में सबक सिखाने वाली बात होने लगी। तो अब फिर से सबक कौन सीखेगा, कौन सिखाएगा? तो जो दीवान जी हैं, एक और जमींदार साहब का काम देखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम सिखाते हैं उसको सबक। लेते हैं लगान दोबारा। तो कहा कि उसने तो लगान दे दिया है ना। कहा कि लगान दिया है तो पुर्जी हम थोड़ा ना दिए हैं। तो कहा कि अच्छा। तब अगले दिन आ जाती है बुलावा होरी को कि होरी आई, चलो बुलाए हैं। होरी जाते हैं, कहा कि होरी लगान। होरी कहता है लगान तो हमने चुका दी है। कहा कि रसीद है? कहा कि नहीं। कहा कि 2 साल का लगान तुम पे बाकी, 1 साल का नहीं, 2 साल। होरी रोता हुआ चला आता है। गोबर को पता चलता है, गोबर जाता है। गोबर कहता है कि अच्छा ठीक है, पता है हम कहाँ काम करते हैं? हम लखनऊ वाले मिर्जा साहब के यहाँ काम करते हैं। और लखनऊ वाले मिर्जा साहब राय साहब के बहुत खास हैं। हर दूसरे दिन राय साहब वहाँ पहुँचते हैं, फैक्ट्री बैठा रहे हैं ना, आपको तो पता ही होगा, ये हमको भी पता है। और मिर्जा साहब के ही जमीन में फैक्ट्री बैठाई जा रही है। और इतना तो वही आदमी जान सकता है जो उनके यहाँ काम करता है। एक एक बात बताएंगे आपकी, एक एक बात। और इस बात से उनकी एकदम बकिया उधड़ जाती है। आप तुरंत एकदम डर जाते हैं, कहते नहीं नहीं अरे हमें याद है, वो दिया होगा होरी तो है। और फिर से लगान देने की बात खत्म हो जाती। अभी खुशियां मना ही पाता होरी, उसका परिवार मना ही पाता कि गोबर आ गया, गोबर आ गया। तब तक गोबर कहा कि बापू हम जाए।
कहती ठीक है चला जाओ। कहा कि नहीं, जुनिया को भी ले जा रहे हैं और जो मेरा बेटा है उसको भी ले जा। और जब उन दोनों को ले जाने की बात हुई तो होरी बहुत अंदर से, लेकिन फिर भी धनिया को मनाया। अपने टूटा हुआ है लेकिन अपनी पत्नी को मना रहा है, ठीक है जाने दो। अब वो जब रहना ही नहीं चाहता है तो उसे क्या जबरदस्ती रोक लोगी। गोबर चला, अब गोबर चला गया। अब फिर से कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ फिर से टूटना शुरू। अब बात आती है कि शादी की। अब सोना बड़ी हो गई, सोना की शादी की। सोना की शादी कैसे होगी? सोना की शादी तय होती है, लेकिन यहाँ सोना को बड़ा समझदार लड़की दिखाई, बड़ी एकदम बहुत बेहतरीन लड़की के तौर पर दिखाई, जो माँ बाप की हमेशा सेवा करती है, एकदम साथ साथ रहती है। और तो सोना कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। अपनी एक सहेली से कहती है मुझे शादी नहीं करनी। वो पूछती है क्यों? कि ऐसी शादी का क्या ही मतलब कि जीवन भर इन्होंने मुझे किसी तरह पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, और जब मैं जा रही हूँ बड़े होकर के तो ये अपना घर बेच दे, जमीन बेच दें और ऐसे मुझे भेजें कि मेरा भेजना इनको जीवन भर याद रहे। तो ऐसा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। एक कार्य करो कि मेरा मेरा एक मेरी एक बात उस लड़के से करवा जिससे मेरी शादी होने वाली है। सुना है वो पढ़ा लिखा है। और बात होती है सोना की उस लड़के से, और अगले दिन ही वहां से सूचना आ जाती है होली के पास कि हम दहेज नहीं। अब होली एकदम, अब धनिया सीना चौड़ा करके कहती है अरे नहीं, जितना हमारे पास क्षमता होगी हम उतना देंगे, वो तो लेना ही पड़ेगा। नाऊ आता है, उसी से बात होती है और शादी हो जाती है। लड़का बहुत सुशील मिल जाता है। उसकी सास आकर तुरंत धनिया के गले लगती है, अपनी दुसाला उसे ओढ़ाती है और कहती है भाई दुसाला बदल के हम लोग बहन बन जाए। धनिया बड़े करुण भाव में कहती है कि बहन तुमने दुसाला बदल के मेरी गरीबी ढांप दी। बात होती है, शादी हो गई, सोना चली गई, गोबर चला गया। अब घर में रूपा, बस रूपा है, धनिया है होली। और होली है। अब लेकिन जो विवाह है अब वो भी तो होना है, रूपा का भी तो होना है। लेकिन रूपा का विवाह कैसे हो, क्योंकि होली के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। ले दे के रेहन पे अब जमीन है, अब बस वही बची है। और अपनी बहन की शादी में, सोना की शादी में भी वो गोबर नहीं आया है। शादी बिना भाई के ही हुई। अब इस दौरान और बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। क्या? जैसे में कि जो भाई बैल मारा था वो कहीं और भाग गया, लेकिन पुलिस जब आती है होली के पास किसने बैल मारा तो होली कहता है कि नहीं। हाँ, गाय जब मरी तो होली कहता है नहीं, गाय कैसे मरी मुझे नहीं पता, मेरे भाई ने नहीं मारा। तो धनिया बहुत जोर से गुस्से में कहती है ठीक है, कसम खा कि तुम्हारे भाई ने नहीं मारा। तेरा कहाँ कसम खाता हूँ, मेरे भाई ने नहीं मारा। अच्छा, अपने बेटे गोबर की कसम खा के नहीं मारा। हाँ, गोबर की कसम, मेरे भाई ने। वहां अपने भाई को बचाता है और फिर से पैसा लेकर, ऋण पे पैसा लेकर के देता है सिपाही जी को, ताकि उसका भाई इस झमेलों से बच सके। और उसका भाई भाग गया, कहाँ भागा नहीं। अब उस भाई का जो खेत है उसका भी पूरा खेती यही करता है, लेकिन खेती करके एक रत्ती लेता उसको दे देता, उसकी पत्नी को सारा दे। और उसकी पत्नी आकर के इसके घर में जब देखती है कि बहुत दुर्दिन है, तब अपने से वो मिल जाती है कि
भाभी, दीदी, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मुझे अपना कहो, मुझसे लो, खाओ पियो। परिवार पास आ रहा है, एक तरफ परिवार पास आ रहा है, एक तरफ परिवार दूर जा रहे हैं। अब लेकिन होरी के पास अब शादी के लिए, रूपा की शादी के लिए कुछ नहीं। लेकिन बार बार अब होरी के मन में बस एक ही है बात है कि रूपा की शादी हो जाती, रूपा की शादी हो जाती। पंडित जी कहते हैं कि रूपा की शादी मैं करवा दूं। शादी कैसे? तो कही कि याद है सोना की शादी में एक आदमी आया था? अरे हाँ, उसी से। अरे वो तो मेरे उम्र का है पंडित जी, वो तो मेरे उम्र का है, मैं अपनी बेटी का शादी उससे कैसे कर सकता हूँ? कहता है, अरे वो शादी करेगा, कुछ पैसा देगा, ताकि तो जो रहन पे खेत रखे हो उसे छुड़ा लोगे, शादी का खर्च भी वही देखेगा, और क्या दिक्कत। बात सुन करके घर आता है, धनिया को भी ये बात बताता है। धनिया कहती तो मुंह ना नोच लिए पांडे का। कहता है मुंह तो नहीं नोचा, लेकिन मना कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब धनिया को भी बात बताता है, तो पैसा ना होने की वजह से दोनों कहीं न कहीं मानना नहीं चाहते हैं कि ये बात मान जाए। नहीं, नहीं मानना है, लेकिन मजबूरी है कि कर ही क्या सकते हैं। और शादी हो जाती है। उस शादी में गोबर भी आता है, लेकिन गोबर अब वो गोबर नहीं है, क्योंकि मिर्जा साहब के यहाँ वो नहीं कार्य करते हैं। उनका बेटा गोबर का मर गया है, जो लड़का पैदा हुआ था वो मर गया है, दूसरी एक लड़की पैदा हुई है। अब वो ठेला चलाते हैं, लोगों का सामान ढोते हैं। और होरी बहुत दुखी, होरी बहुत दुखी। होरी इस बात से दुखी है कि आ, सोना चली गई। गोबर से कहता है कि गोबर तू सेट हो गया, तू मतलब चला गया, सोना चली गई, बस यही रूपा की मुझे बहुत चिंता। अगर वो भी ठीक मैंने कर दिया होता तो मैं अपने आप को कोसता नहीं, मैं भी निश्चिंत नहीं। गोबर कहता है कि बापू तुम कुछ करो नहीं, मैं कुछ पैसा भेज दूंगा तुमको। कहता है तुम्हारा ही पूरा नहीं हो रहा है, तुम मुझे कहाँ से ही भेजो, मैं देख लूंगा। लेकिन दो बातें अपने बेटे से कहता है कि अपने बेटे को खूब खिलाना पिलाना, उसे ताकतवर और इतना पढ़ाना कि उसके आगे पढ़ाई ना हो। कहता है कि गैया गैया एक जरूर। गोबर चला जाता है अपनी पत्नी के। अब ये दोनों अकेले हैं। धनिया कहती है कि अगर गोबर अपना बेटा दे दिया होता तो हम लोगों का यहाँ पर जी लगता। कि कोई बात नहीं, हमने जो शुरू किया था, परिवार जो शुरू किया था, वो तो सब कुशल मंगल है ना। कहा कि फिर तो हम अकेले ही हैं। दो दो लोगों ने इतना वृक्ष पेड़ लगाए, लेकिन फिर से हम क्या हैं, अकेले ही हैं। और अब तो दिहाड़ी के बल पे बस जीवन बीत रहा है किसी तरह से। सुबह उठा है और गया दिहाड़ी के लिए होरी। हाँ, इस दिहाड़ी और इन दोनों के बीच एक और बात आती है कि जो भाई उसका भाग गया था मार करके, वो वापस आ जाता है, वो साधु भेष में कह रहा है भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तो मेरी गाय को जहर दिया। लेकिन ऐसा होरी ऐसा बर्ताव करता है, या ऐसे उसके मन में फील ही नहीं है, भावना ही नहीं है कि उसके भाई ने मारा भी था। वो अपने भाई में ही मगन है कि तू कहाँ था, कैसे था, अब ये सब तुझे संभालना है, संभाल तू अपना। कहता है मैं पागल खाने था 3 साल, फिर साधु बन गया, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं करता। मुझे तुझे अपने घर जा, पहले अपनी पत्नी से बहुत दुखी, और अपने फिर से उसी मजदूरी में लग जाता है। एक दिन ईंट फेंकते फेंकते, मजदूरी फेंकते करते करते वहीं पर होरी बेहोश हो जाता है। उसे लाद करके लाया जाता है।
होरी बार बार कह रहा, पूछ रहा है धनिया से कि गैया आ गई क्या, गोबर आ गया क्या, गैया आ गई क्या, गोबर आ गई क्या। धनिया कहती है वैद्य जी को बुला के लाओ। वैद्य जी आते हैं और नाड़ी देख के कहते हैं कि नाड़ी अब धीमी पड़ रही है, जल्दी से इसका गौदान करा। और आसपास खड़े सारे लोग भी कहते हैं गौदान करा दो। बड़े भावुक पल में, उस क्षण में धनिया कहती है कि मेरे पूरे जीवन की पूंजी 20 आना जो है, अब इसे गौदान समझ लो या मेरे पूरी जीवन की पूंजी समझ लो। वो हाथ में रख करके गोबर के, अरे होरी के हाथ में रख करके और पंडित जी से गौदान कराते। होरी मर जाता है, गौदान पूरा होता है। और एक कहानी का या इस उपन्यास का बहुत ही मार्मिक कारुणिक हाँ, है। बहुत बहुत ज्यादा मार्मिक। करुणा भी कम है, शब्द करुणा भी। हाँ, सब यहाँ पे ये कहना कि बहुत करुण है, ये भी कम। क्योंकि मतलब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मतलब भाव ऐसे हैं इसके कि आप रोक नहीं पाए। दुख इतना है कि, लेकिन हाँ यथार्थवाद, कहीं यहाँ पर हवा हवाई एक बात नहीं, सारी बातें कहीं ना कहीं सारे ताने बानों से जुड़ी हुई और एकदम सच्चाई। गोदान उपन्यास में अगर इसके सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो कहाँ आपको इसमें सकारात्मक पहलू नजर आए? देखिए, पहलू तो सारे इसमें सकारात्मक ही है। इसने देश की मुख्य समस्या, किसानों की समस्या सबके सामने रखा है कि किस प्रकार से एक किसान अपने ही गांव में, अपने ही घर में बेघर है, क्योंकि घर उसका कहीं रहन पेज है, किसी के यहाँ बंधक है। उस अपने ही खेत में मजदूरी कर रहा है, क्योंकि फसल काट के बेच के इनको 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 दे देना है। तो ये सारी जो चीजें दिखा रहा है सकारात्मक पहलू ही दिखा रहा है, वो चीजों को प्रकट कर रहा है, सबके सामने ला रहा है, तो एक तरह से सकारात्मक पहलू ही है। और इस उपन्यास के नकारात्मक पहलू? इस उपन्यास के नकारात्मक पहलू तो बस मुझे एक दिखता है कि ये सारी बातें ये बताकर भी, समाज के सामने लाकर भी उस समाज को बदल नहीं पाए। आज चीजें दूसरे हिसाब से आज भी जड़की हुई है। एक सामान्य परिवार में आदमी 20,000, 10,000, 15,000, 30,000 रुपए की नौकरी करता है, रोज सुबह से शाम अपना पूरा जीवन देता है, वो अपर ग्रेड है। और उसी के लोअर ग्रेड के लोग, निम्न कर्मचारी, किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, किसी कहीं पे बाबू हैं, 5,000 अगर उनकी सैलरी है, लेकिन उनके खाते में अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं। कारण क्योंकि वो उस 20,000, 30,000, 40,000 वालों से चूस रहे हैं, जोंक की तरह सबसे चूस रहे हैं एक साथ। स्थिति आज भी वही है। इसने सारे पहलुओं को समाज के सामने रखकर भी उस परेशानी, उन समस्याओं को हल नहीं कर पाए, समाधान नहीं निकला उसका। हम जानते हैं कि वो आदमी चोर है, और पूरा समाज जानता है कि वो आदमी चोर है, लेकिन उस चोर के सामने फिर भी बड़े अच्छे से, हाँ भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, 4 लोगों के सामने, अरे वो चोर है, तो चोर है तो उसके सामने कहो चोर है, और वो 10 लोग भी बोले कि चोर है, तब तो चोर की औकात समझ में आएगी। लेकिन नहीं, हमें कहना नहीं, हमें जानना है हाँ वो चोर है। और उसी चोर के पास एक अपना भी काम लेकर के 5 रुपया लगा करके देना है, भैया हमारा एक काम कर। तो इस प्रकार आज भी वो चीजें, वो आदमी आज भी, हम हो रही है, आप हो रही है, इस समाज के जो
अधिकतर तबके के लोग हैं वो सब क्या हैं, होरी हैं, और वैसे ही वो पिस के मर रहे हैं। हाँ, बस साहूकारों का रूप जो है वो बदल गया है, कहीं ऑफिसर के रूप में, कहीं किसी बड़े अधिकारी के रूप में, कहीं किसी बाबू के रूप में, कहीं किसी क्लर्क के रूप में, वो चीजें बदल। ये उपन्यास जब आया था तो उस समय इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, उपन्यास आया था 1936 में। ये प्रेमचंद की का अंतिम उपन्यास था। 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस इस उपन्यास को पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि देखिए, सबको ये पता है कि ये चीज, सबको ये पता है। ऐसा कोई भी अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी है तो ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये इस उपन्यास में जो लिखा है मैं तो इसे जानता ही नहीं। हाँ, लेकिन उस चीज पर लाइट पार करके इस चीज में दिखाना, वो थोड़ा सा अलग से, अच्छा हाँ ये वाली बात, वो बात निकल के आती है। तो फर्क कहना कि समाज में कोई फर्क पड़ा, वो नहीं। ऐसे 1000 उपन्यास आए, ऐसे 1000 उपन्यास चले, समाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आप पढ़ के थोड़े समय के लिए भावुक हो सकते हैं, भावनाओं में बह सकते हैं, लेकिन फिर आप कार्य वही करेंगे जैसे उसी सर्कल में आ जाएंगे। उसी सर्कल में चलते रह जाएंगे। तो ये उपन्यास समाज को बदल नहीं सकते। ये उपन्यास तब बदल सकते हैं जब इसको पढ़ने के बाद सच में आदमी होरी के किरदार से निकलने का प्रयास करे तब। लेकिन होरी के किरदार से निकलना, अगर कोई अकेला ऐसा कार्य करने की कोशिश करेगा तो उसे समाज बहिष्कृत कर देगा। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। वो तो उसी प्रकार की जब होरी गोबर निकलने का प्रयास कर रहा है तो पूरा समाज मिल करके कह रहा है कि इसको नाथने की जरूरत है, यानी लगाम की जरूरत है इसको, नहीं तो ऐसे ही कूदता रहेगा। और उसको लगाम लगाने के लिए पूरा समाज दौड़ जाता है, इसको लगाम लगा दीजिए, भागे ही ना, कंट्रोल में रहे, कंट्रोल कर। वो बुरा नहीं कर रहा है, वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसे बस कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में इस उपन्यास का क्या महत्व है? देखिए, जो महत्व इसका उस समय था, जैसे इसने समाज का दर्शन कराया, वही समस्याएं, वही बातें आज भी समाज में व्याप्त हैं और उसी स्तर से हैं। महत्व बस ये है कि ये उपन्यास अगर 50 पढ़ें और वो 50 बदल जाएं, तब तो इसका महत्व है। लेकिन अगर इसे पढ़ने के बाद इसे मात्र प्रेमचंद की एक रचना मान करके हम अपने कहीं किताबों के ढेर में लगा दें, तो फिर कोई इसका वर्तमान पाठक के तौर पे आपका गोदान को लेकर कैसा दृष्टिकोण है? पाठक को लेकर के तो गोदान पे एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें हर बात की सच्चाई को तह तक जाकर के दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक जमींदार सोचता है, जमींदार क्या करना चाहता है, जमींदार भी गांधी जी की मदद कर रहा है। अब जैसे कि होरी कह रहा है जमींदार से कि बाबूजी आपका बड़ा नाम है, आपको तो गांधी जी बहुत मानते हैं ना। तो हाँ भाई, गांधी जी बहुत मानते हैं, और गांधी जी को 4000 देना है उनको, जमींदार जी को, तो जमींदार जी कहाँ से देंगे? उन्हीं का खून चूस के देंगे। ऐसा तो है नहीं कि जमींदार जी ले करके सर पे कुछ लाद करके ढोए हैं, मजूरी कमाए हैं और जाकर के देश के आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज वहां से उस बात को निकाल के दिखा रहा है। ये इस बात को भी दिखा रहा है कि जब देखा कि गोबर का पहुंच वहां तक है, बड़े लोगों तक है, तब रुक गया कि कोई बात नहीं, उसने तो दिया है, लगा एकदम दिया है। ये सोर्स की भी बात दिखाया कि अगर सोर्स है आपके पास एकदम ये सही है। ये भी बता रहा है कि जो जितना दब रहा है, जो जितना अच्छा कार्य करते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई अच्छा कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कार्य कर रहे तो आप अच्छा करिए, वो आपका प्रतिफल है।
और कोई प्रतिफल सही वाला नहीं मिले, ये कोई सही नहीं सही नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप सही कार्य कर रहे हैं तो आपको बड़ा सही सही चीजें मिलेंगी, ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं। सत्यता यही है कि समाज में वो वंचित हैं, वो घृणित हैं, वो शोषित हैं, और जो जितना दबेगा उसे उतना ही दबाया जाएगा, और दबा दबा के तब तक दबाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। और ऐसा नहीं कि उसकी मृत्यु से भी फायदा ना निकलवा लिया जाए। मरते हुए होरी के समय जब उसे देना चाहिए, उस समय भी जो धनिया की जीवन भर की कमाई पूंजी थी, वो 20 आना ही था, लेकिन वो जीवन भर की उसकी पूंजी थी, वो भी उससे क्या कर लिया, ले लिया। यानी मरते समय भी चूस लो, चूस लो। तो कहीं ना कहीं ये उपन्यास सार्थक है, वर्तमान समय में भी सार्थक, लेकिन अगर इस पे कुछ किया जाए। इस करुणा के भाव से निकले। और अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी अगली रचना जिस पर आप बताएंगे, बातें करेंगे, वो कौन सी होगी? अब हम लोग मुंशी प्रेमचंद को शुरू किए हैं, तो हमने इससे बात की कि मुंशी प्रेमचंद ने कुल अपने 15 उपन्यास लिखे हैं, तो उनके बेहतरीन उपन्यासों को हम लोग बात करेंगे और उनके बेहतरीन उपन्यासों को ही हम लेकर आएंगे। तो अभी डिसाइड हमने नहीं किया है, अभी प्रेमचंद के किसी अगले उपन्यास को ही हम लेकर के आएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।